प्रयागराज के इस 45 दिन के आयोजन में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक आयोजन होगा। इस पूरे आयोजन में 40 करोड़ श्रद्धालु आएंगे, लेकिन तैयारी हमारी होगी 100 करोड़ श्रद्धालुओं की व्यवस्था की। हम लोग ये मान चलते हैं कि 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन जो मुख्य मुहूर्त होगा, उस दिन वहां पर प्रयागराज में मेरा ये मानना है कि 6 करोड़ श्रद्धालु एक दिन में स्नान करेंगे, लेकिन तैयारी हम करेंगे 10 करोड़ की। पूरी तैयारी रहेगी। इसके लिए 12 किलोमीटर के घाट तैयार किए जा रहे हैं, जहां पर कोई भी श्रद्धालु पूरी श्रद्धा के साथ, सुगमता के साथ स्नान कर सके। इतना बड़ा आयोजन होगा, इसके लिए 10,000 एकड़ क्षेत्रफल में कुंभ का विस्तार किया गया है। रंजिते सुजन पूजिते, हे अधम रक्त रंजिते सुजन पूजिते, श्री स्वतंत्रते स्वतंत्रते श्री स्वतंत्रते स्वतंत्रते श्री स्वतंत्रते स्वतंत्रते, तुझसाठी मरणते जनन, तुझ वीर जनन ते मरण, तुझ सकल चराचर शरण चराचर शरण। गीता का झरझर सार हूँ, गंगा की कलकल धार हूँ, वेद की किताब हूँ, वेद की किताब हूँ। मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू हूँ, हिंदुत्व हूँ। जय श्री राम। योगेश अनंतकाली सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, महाभारत काल से हम देखते आए कि दशहरे के शस्त्र पूजन के बाद ही हमारे जितने भी राजे थे वो अपनी मुख्य सेना लेके सीमोल्लंघन करते थे, नई मुहिम शुरू करते थे। 1751 के दशहरे के बाद नाना पुणे से भाग्यनगर हैदराबाद की दिशा में निकल पड़े, क्योंकि षड्यंत्री, ये पाताल यंत्री कपटी रामदास पंत जो था, ये निजाम सेना के साथ मराठाओं पे धावा बोलने की खबर नाना को मिली थी। दिमाग तो बूसी का था, रामदास पंत का नहीं था, क्योंकि पर्दे के पीछे से सभी बूसी ही चला रहा था। कुकड़ी गांव में दोनों आमने सामने आ गए। अब नाना को इतने अंदर तक निजाम सेना के घुसने की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। उसका कयास था कि मराठी राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र के आसपास ये लोग मेरे सामने आ जाएंगे, लेकिन नाना गलत साबित हुआ। क्यों? क्योंकि निजाम का सेनापति नए सोच का फ्रेंच था। उसके साथ उसके 300 अनुशासित फ्रेंच सैनिक भी साथ आए थे। यहाँ कुकड़ी में पहली बार मराठाओं का सामना फ्रेंच तोपों से हुआ है। 20 नवंबर को पारनेर के पास फ्रेंचों के साथ हाथापाई कुछ हो गई। चिमणाजी शेणवई वहीं मारे गए, शमशेर बहादुर वही जख्मी हो गए। शमशेर बहादुर याद आया ना? ये यही शमशेर बहादुर है, महाप्रतापी बाजीराव का अनौरस पुत्र, मस्तानी से हुआ। आगे ये पानीपत में अपने अतुल्य पराक्रम एवं निष्ठा से इतिहास में अजरामर होने वाला था। दरअसल हुआ ये था कि शमशेर की घोड़ी को गोली लगी और वो पहले मृत्युमुखी पड़ी, तो शमशेर भी गिर गया, लेकिन पकड़ा नहीं गया, जख्मी हो गया। 21 को दिन भर फिर लड़ाई शुरू हुई। हालांकि ये छुटपुट थी, लेकिन फ्रेंचों के लड़ने का तंत्र देखकर मराठी फौज पूरी तरह से बौखला गई थी, क्योंकि पूरी तरह नए तंत्र से फ्रेंच सेना लड़ रही थी। उस रात को ग्रहण था। अब ग्रहण लगते ही अंधेरे में मुगल फौज ने तोपे और छापों के साथ
मराठी सेना को तितर बितर करवाया रात को ग्रहण के दिन। हमारे ये ब्राह्मण नाना पेशवे, नाना बाजीराव पेशवे, ये तो ग्रहण का स्नान करने चले गए रात शाम को। अब मोमिनों ने उनके पीछे उनका शिविर लूटा, सोने की कलश की मूर्ति लूटी, सोने का अभिषेक पात्र सब लूटा। सोने का जितना भी सामान तंबू में था, हर सामान नाना का लूट के वो ले गए। भाई नाना, तुम तो सिर्फ जन्म से ब्राह्मण हो, कर्म क्षत्रियों का है ना, तो उसे निभाना भी तो तुम्हारी खुद की जिम्मेदारी थी। सामने आपके कालनेमी खड़ा है, आपके युद्ध कर रहा है, नीति अनीति से युद्ध के जो नियम हमारे सनातन ने डिसाइड किए हैं, उससे उसका कोई लेना देना नहीं था। चलो सब छोड़ो, नाना जी आपके पिता को तो याद कर लेते, लेकिन ना, युद्ध भूमि में इनको अपना कर्म कांड ज्यादा महत्वपूर्ण लगा। शायद नाना को लगा कि हाँ, कल सूर्योदय होते ही शंखनाद होगा, उसके साथ हम फिर शुरू होंगे। अब क्या करे यार, ऐसे इतने भोले मासूम हमारे हिंदू है, क्या करे इनका। भाई प्रायश्चित के तौर पे सूर्यदेव को सुबह अर्घ्य दे देते, क्षमा मांगते। हाँ? तुम्हारा पहला कर्तव्य नाना पेशवे शत्रु को निपटाना था। आप उसे छोड़ के आप स्नान के लिए चले गए, ग्रहण स्नान के लिए। मित्रों, इस कुकड़ी की लड़ाई के बारे में नाना ने ताराबाई को लिखा है। क्या लिखता है? कुकड़ी के बाजू में हमने शिविर डाला, सेवक की फौज मुगलों के पीछे पड़ी है। सेवक यानी हमेशा ताराबाई से जितने भी पत्र नाना ने लिखे हैं, नाना ने सेवक ही लिखा है। नाना कहता है सेवक की फौज मुगलों के पीछे लगी है, रोज छुटपुट झड़पें होती रही है। मुगल 2-3 किलोमीटर ही आगे पीछे कर रहे हैं। 20-25 घोड़े और 60-70 बैल मर गए हैं। स्वामी का पुण्य प्रताप समर्थ है। यहाँ पुणे में उस दिन 21 को पुणे में भी हलचल मची। बिना समय गंवाए महादजी अंबाजी, दत्ताजी और महादजी शिंदे, ये तीनों 5000 की फौज लेकर कुकड़ी की तरफ निकले। बिना रुके कुकड़ी पहुंचे। मुगलों का शिरकान करते हुए मुगलों के हाथी की अंबारी शिंदे ने लूटी। मुगल पीछे हटे, लेकिन लौटकर वो सीमा पार नहीं गए। वो पीछे हटे यानी दाईं तरफ मुड़ गए। वहां से वो तलेगांव, दाभाड़े, जहाँ भी पुणे से नजदीक है, वहां पे गए। दाभाड़े का घर लूटा, किला लूटा, पूरा गांव उन्होंने लूट लिया। उसके बाद वो गए रांजणगांव। रांजणगांव यानी हमारे जो अष्टविनायक है, स्वयंभू गणेश जी, ये अष्टविनायक में से एक रांजणगांव है। उस मंदिर को जम के लूटा। कुकड़ी भी पुणे से 60-70 किलोमीटर दूर है, ज्यादा दूर नहीं है। आगे 27 नवंबर को असली लड़ाई चालू हुई। मुगल के मदद के लिए नंदुरबार से मुगलों का एक ताफा आ रहा था, लेकिन दत्ताजी ने उन्हें तुरंत साफ कर दिया। वहां नंदुरबार के मुगलों से 4 हाथी, 520 घोड़े और मोमिन काटे गए हैं। यहाँ पे मोमिन का आंकड़ा नहीं लिखा है, लेकिन हम समझ सकते हैं 520 घोड़े यानी 300-400 मोमिन तो आराम से मारे गए होंगे। खंडोजी निगड़े वहीं युद्ध भूमि पर मर गया तथा हमारे महातोबा पुरंदरे जो थे, उनका घोड़ा उसी में काटा गया। दत्ताजी महादजी पूरे दिन
कहते हैं घोड़े पर ही लड़ते रहे। अद्भुत बात है। 9 दिसंबर को फिर एक बार ये दोनों मांडवगण के पास सामने आ गए। यहाँ त्र्यंबक एक बोटे ने बहुत कमाल दिखाया। त्र्यंबक ने अकेले ने 20 मोमिन काटे। रात को उसको फाकड़े उपाधि से सम्मानित किया गया। मित्रों, ये एक बोटे पुणे से नजदीक 30 किलोमीटर पुरंदर गांव का रहने वाला दशग्रंथी ब्राह्मण था। वहां पे गुरुकुल चला रहा था। आगे सावनूर की जब 1756 की लड़ाई हुई है, उसमें इसने बलिदान दिया। यही युद्ध के बीच ये भांड रामदास पंत था ना, निजाम का वकील दीवान, पेशवा से बात करने की इच्छा इसने जाहिर की और सिर्फ जाहिर नहीं की, कोरेगांव तक पहुंच गया। अब नाना ने सदाशिवराव को भेज दिया। दोनों कोरेगांव में मिले। खबर आई कि मराठों ने त्र्यंबक किला, त्र्यंबकेश्वर और नासिक के पास, वो कब्जे में ले लिया है। अब मोगल और ये अपना रामदास पंत भड़क गए कि भाई किला वापस किए बिना संधि नहीं हो सकती। उन्होंने संधि से साफ मना कर दिया। मुगलों ने तो त्र्यंबक की दिशा में अपने घोड़े भी दौड़ाने शुरू किए। अब दुर्दशा देखो, बीच रास्ते में 5 से 7 बार गनीमी कावा से, गुरीला वॉरफेयर से मराठों ने उनको परेशान किया और उनको तितर बितर किया। हमारे नागपुर वाले रघुजी भोसले बड़े होशियार थे, क्योंकि उनको मालूम था कुकड़े के पास 2 बंदर लड़ाई कर रहे हैं। तो रघुजी ने क्या किया, रघुजी ने पैनगंगा और गोदावरी, ये 2 जो हमारी नदियां हैं, उनके बीच के टापू जो निजाम का था, उस निजाम के क्षेत्र में बिना अनुमति पैसा वसूला, पैसा इकट्ठा किया, अपनी चौकियां लगाई और वापस नागपुर निकल पड़ा। मैंने कहा ना, ये स्वार्थ आदमी को कहाँ गिरा सकता, कि मैं कितनी नीचे गिरा सकता है। वह निजाम की फौज को तनख्वाह मिलना मुश्किल हो गया था। अकेले बूसी को छोड़ के सारे भाग्यनगर के जितने भी दरबारी थे, ये कुकड़ी के युद्ध के खिलाफ थे। आखिरकार 7 जनवरी को इनकी संधि हुई है। 7 जनवरी को पूरे 3 महीने इन्होंने निकाले। शिंगवी राहुरी के पास सलाबत ने रोटी हाथ में ली, रामदास पंत ने तुलसी हाथ ली और दोनों ने शपथ ली। करार के कागजात आज उपलब्ध नहीं है। बस यही पता चला है कि नाना को 4 लाख आमदनी वाला जो मुल्क था, वो नाना के नाम कर दिया। भाई ये सब वो मराठी में हम कहते हैं कि बोलाचा बात बोलाची गेवड़ी। सिर्फ बातें करनी है, देना कहाँ है। चलो हामी भर देते हैं। 4 लाख आमदनी वाला मुल्क नाना को दी, हमने दे दिया। बस इतना सलाबत ने बोल दिया, हाथ में रोटी लेके। कमाल है। गोडने देखिए, इस लड़ाई में बाबूराव चिटनिस के पांव को तोप का गोला लगा। उसका पांव जीवन भर नाकाम हो गया। ये भी हमें पता चला है नाना के एक पत्र से, जो नाना ने शिंदे होलकर को लिखा है। नाना लिखता है, मुजफ्फर के पठानों ने नासिरगंज को मार डाला। छत्रपति संभाजीनगर हमने जब्ती का हुक्म दिया था। वहां से हमको 17 लाख रुपए मिले। उससे मुगल बड़े नाराज हो गए। आपको हमने वहीं से पत्र भेजे थे, लेकिन आप जयनगर में, आपने उसका उत्तर भी हमें नहीं भेजा। फिर कह रहा हूं, गाजीउद्दीन को दिल्ली से उठा के दक्षिण लाने का आप प्रयास करें। यहाँ पठान और मुजफ्फर की लड़ाई में अब मुजफ्फर भी मारा गया है। ये जनवरी की बात कर रहा है वो।
गायकवाड़ को हमने सातारा में परास्त किया, उसको परास्त करना जरूरी था। आपसे शायद कुछ लोगों ने कहा होगा कि नाना ने बेईमानी की, नाना दगाबाज है, लेकिन ईश्वर साक्षी है। आई साहब का भी सातारा में विरोध बढ़ा। एक दिन किले पर खाना खाने की आई साहब को नौबत आई तो नीचे शहर में उतरी। केवल और केवल स्वामी का पुण्य प्रताप हमारे पीछे हम आशीर्वाद के रूप खड़ा हुआ है। सही समय पर आई साहब से करार हुआ। हमने यहाँ 15 लाख का कर्ज खड़ा कर दिया है। उस कर्ज से 15,000 की नई फौज और 40,000 की पुरानी फौज को हमने आधुनिक करने का काम किया है। अब इसमें लिखा नहीं है कि उसने आधुनिक किया, इसका मतलब क्या किया, लेकिन उसने 15 लाख रुपए का नया कर्ज ये नई फौज के लिए लिया था। आगे नाना कहता है, आप दौलत के स्तंभ हो, खेल बड़ा होते जा रहा है। संधिया तो होती रही है। वजीर पंत यानी रामदास पंत, वजीर पंत ने संधिया निभाने की कोशिश नहीं की है। बाबूजी नाइक को हमने कर्नाटका भेज दिया है। गाजीउद्दीन 10-15 हजार की फौज लेकर अगर आता है तो हमारे लिए बहुत आसान होगा। आप बिना विलंब यहाँ पे आए। रामदास पंत की फौज बड़ी है, लेकिन हम मिलकर उसे परास्त कर सकते हैं। मित्रों, मैंने ये लंबा पत्र इसलिए पढ़ा कि हमें नाना की मानसिकता समझ आए। नाना ने हमेशा हर दफा शिंदे होळकर को हर एक प्रकरण का साक्षी बनाया है और वो भी पूरी सत्यता निभाते। अब ये इनका सबका परिणाम 1761 में होने वाला था, इसका अंदाजा आपको आ ही गया होगा। वंदे मातरम।